गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और आज हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। टॉपिक लंबा है इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फोटोसिंथेटिक एपरेटस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कहें यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स सन की लाइट एनर्जी को ट्रैक करके विभिन्न इनऑर्गेनिक पदार्थों को यूज करते हैं और उनसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज होने वाले डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये लगभग सभी जीव जगत के लिए एनर्जी सोर्स का रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी पे पाए जाने वाले विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली मिलता है। इसी प्रोसेस के द्वारा एनर्जी ट्रैप हो रही है और यह जो एनर्जी ट्रैप की जा रही है अर्थ पे, यह एनर्जी अधिकतर प्लांट्स एनिमल्स और विभिन्न ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करती है। जो भी एनर्जी ट्रैप करी जाती है प्लांट्स में, ये मुख्य रूप से ट्रैप करने का काम डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स के द्वारा किया जाता है। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। ये जो भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं इन्हें हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, प्लांट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट पिगमेंट्स में से सबसे अबंडेंटली पाया जाने वाला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो फर्स्ट पिगमेंट मिलता है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये एक क्लोराइन मॉलिक्यूल है। क्लोराइन मॉलिक्यूल मींस ये ऐसा पदार्थ है ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोरफायरिन से अपनी समानता रखते हैं। पोरफायरिन हीमोग्लोबिन या ब्लड में पाया जाने वाला पिगमेंट होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड हमें दिख रहा होता है। लगभग पोरफायरिन स्ट्रक्चर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें क्लोराइन्स कहा जाता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का क्लोराइन मॉलिक्यूल है। इसके स्ट्रक्चर में दो रीजन्स होते हैं। एक तो हेड रीजन होगा, दूसरा रीजन इसमें होता है टेल रीजन। एक हेड है और एक टेल है। जो हेड का स्ट्रक्चर है वो पोरफायरिन के स्ट्रक्चर से सिमिलैरिटी रखता है। अब इस स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 पायरोल रिंग्स होती है। टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर है ये, 4 पायरोल रिंग्स है। पायरोल रिंग्स क्या है? पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग्स वाले कंपाउंड है जिनमें से 4 मेंबर इनमें कार्बन है और 5वां मेंबर यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। ये हम टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर वाले इसके हेड को देखें तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से 4 पायरोल रिंग्स दिखेंगी। ये 5 मेंबर्ड रिंग्स है। अब इन रिंग्स में 4 मेंबर तो कार्बन है और 5वां मेंबर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे इनमें 5 में से एक मेंबर नाइट्रोजन हुआ और ये जो स्ट्रक्चर्स जो चारों रिंग्स है ये आपस में जुड़ी रहेंगी तरीके से। इस प्रकार से जो हेड रीजन है उसमें 4 पायरोल रिंग्स पाई जा रही हैं और यहाँ हेड के सेंटर वाले में यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। तो इस हाइड्रोजन में हमने साइड चेन्स नहीं बनाई है जिससे कि बेसिक इसका स्ट्रक्चर स्पष्ट रहे। और यहाँ पर इसके हेड से जुड़ी होती है टेल। अब ये जो टेल होती है ये फाइटॉन टेल है। तो हेड जो है, हेड कैसा है? हेड का स्ट्रक्चर टेट्रापायरोल रिंग से बना हुआ टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर है, जबकि जो टेल है यह फाइटॉन टेल होती है। इस प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर
क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। प्लांट्स में कई प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, एफ। इसके अलावा बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और बैक्टीरियोविरिडेंस डिफरेंट प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये अधिकतर ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, और कुछ एल्गी जैसे क्लोरोफाइस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। शेष क्लोरोफिल सी, डी, एफ ये भी एल्गी में ही पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल सी, डी और एफ नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले क्लोरोफिल्स हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, मीन्स यह ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। शेष लाइट स्पेक्ट्रम में से मोस्टली रेड लाइट और ब्लू लाइट इसको एब्जॉर्ब करने का कार्य मुख्य रूप से क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। क्लोरोफिल का यदि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो वह इस प्रकार से आता है। यहाँ y जो एक्सिस है इस पर हम एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, और x एक्सिस पे यहाँ वेवलेंथ है लाइट की। कुछ इस प्रकार का हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल का है, जबकि यहाँ पर यह क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं। यहाँ लगभग 400 नैनोमीटर या वेवलेंथ हम सारी नैनोमीटर में शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ एब्जॉर्बेंस 400 नैनोमीटर के आसपास स्टार्ट होती है, 500 तक लगभग ये एंड हो जाती है, और अगेन हमें 600 के से वापस एब्जॉर्बेंस दिख करके 700 तक ये ऑलमोस्ट एंड है। क्लोरोफिल जो एब्जॉर्बेंस कर रहा होता है वो 400 से 500 नैनोमीटर का ये जो रीजन है यह ब्लू लाइट का रीजन, और 500 से 600 के आसपास का ये जो रीजन है ये ग्रीन लाइट का रीजन है, और 600 से 700 का जो रेड लाइट का रीजन होता है। हमें एब्जॉर्बेंस 450 से 475 नैनोमीटर तक मिलती है, और यहाँ पर हमें 625 से लेकर के 675 नैनोमीटर तक के रीजन में हमें एब्जॉर्बेंस पीक्स मिलती है। यहाँ 500 से 600 नैनोमीटर के रीजन में क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्बेंस नहीं शो की जाती। यह रीजन ग्रीन लाइट का रीजन है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस कारण से क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, जबकि ब्लू लाइट का ये जो रीजन है और रेड रीजन जो लाइट का, इस रीजन में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक 400 से 500 नैनोमीटर में, और यहाँ 600 से 700 नैनोमीटर तक की रेंज में होता है। फोटोसिंथेसिस के अगले जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं वो हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स इन्हें हम टेट्राटर्पिनॉइड भी कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स टेट्राटर्पिनॉइड भी कहलाते हैं क्योंकि ये टेट्राटर्पीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। टेट्राटर्पीन्स क्या है? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 8 आइसोप्रीन यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। 8 आइसोप्रीन यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। हर आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन पाए जाते हैं, अर्थात जो टर्पीन्स है
ये 40 कार्बन युक्त कंपाउंड्स हैं और इन टर्पीन्स के डेरिवेटिव्स हैं। इस कारण से कैरोटीनॉइड्स टेट्रा टर्पीनॉइड्स कहलाते हैं। कैरोटीनॉइड्स का यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनमें 6 मेंबर्ड रिंग्स पाई जाती हैं। 6 मेंबर्ड रिंग होंगी तो, और इन 6 मेंबर्ड रिंग्स के बीच में एक हाईली अनसैचुरेटेड चेन पाई जाती है। यहाँ पर हाईली अनसैचुरेटेड चेन हमें देखने को मिलती है। ये जो मेन इनके बीच में अनसैचुरेटेड जो चेन पाई जा रही है, इस चेन में मेंबर्स की संख्या और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स की का भी जो नंबर है वो हर एक कैरोटीनॉइड में अलग अलग होता है। और बेसिकली इस चेन की लेंथ के अनुसार लाइट की एब्जॉर्बेंस और कलर डिसाइडेड रहता है कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड को नॉर्मली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एक तो कहलाते हैं ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं ये ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरे कैटेगरी के कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स ये ट्रूली हाइड्रोकार्बन है। ट्रूली हाइड्रोकार्बन है, इनमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन के एटम्स नहीं मिलेंगे। ये प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये जो कैरोटीनॉइड का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें बीच में हाईली अनसैचुरेटेड जो चेन मिल रही है, ये स्ट्रक्चर कैरोटीनॉइड्स को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पार्ट लेने में इम्पोर्टेंस है। कैरोटीनॉइड्स मेन पिगमेंट नहीं होते फोटोसिंथेसिस के, ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स हैं मींस ये लाइट ट्रैप करके इस लाइट की जो एनर्जी को ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते हैं। कैरोटीनॉइड्स मेनली रेड, ऑरेंज, येलो कलर के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स रेड, ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स की ही प्रेजेंस के कारण टमाटर, गाजर, डैफोडिल्स, इनमें डिफरेंट टाइप के कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स मेनली 400 से लेकर के 550 नैनोमीटर तक की रेंज में एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। 400 का जो रीजन है ब्लू लाइट का रीजन है, और या फिर 550 तक आते आते ग्रीन लाइट का रीजन स्टार्ट हो गया। तो वॉयलेट से लेकर के ये ग्रीन लाइट तक की एब्जॉर्बेंस को दर्शाते हैं। कैरोटीनॉइड्स के प्लांट्स में मेनली 2 काम होते हैं। फर्स्ट, जैसा आपको बताया, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, लाइट को ट्रैप करेंगे। तो एज ए एसेसरी पिगमेंट इनका काम लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करना है। दूसरा इनका काम होता है फोटो प्रोटेक्शन। फोटो प्रोटेक्शन से मतलब है कि हाई लाइट इंटेंसिटी होने पर वह प्लांट्स में डैमेजिंग इफेक्ट भी करती है। लाइट इंटेंसिटी जब तक नॉर्मल है या ऑप्टिमम है तब तक वह प्लांट के लिए यूजफुल है, उसे ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन यदि हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो वो प्लांट में स्ट्रेस बंद करती है, डैमेजिंग इफेक्ट रखती है। कैरोटीनॉइड्स प्लांट्स को हाई लाइट इंटेंसिटी के डैमेजिंग इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इनके द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो सिंगलर ट्रांसफर होगा और या यह ट्रांसफर ट्रिपलेट ट्रांसफर होता है। सिंगलेट एनर्जी ट्रांसफर में होता है, यह लो एनर्जी ट्रांसफर स्टेट होती है और यह प्लांट के लिए यूजफुल ट्रांसफर है। इसके द्वारा कैरोटीनॉइड्स जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं उसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और यह जो एनर्जी होती है यह फोटोसिंथेसिस में यूजफुल एनर्जी होती है। जबकि ट्रिपलेट ट्रांसफर ये हाई एनर्जी ट्रांसफर होता है। हाई एनर्जी ट्रांसफर है, ये इसका कार्य मेनली
फोटो प्रोटेक्शन का काम है। जैसा आपको बताया, यहाँ पर जो हाई लाइट की जो इंटेंसिटी, जो हायर एनर्जी है, वो एनर्जी क्लोरोफिल से कैरोटीनॉइड की तरफ ट्रांसफर कर दी जाती है। और कैरोटीनॉइड में क्योंकि बीच में बहुत अनसैचुरेटेड सी चेन है, ये इस अनसैचुरेटेड चेन में विभिन्न बॉन्ड्स का या डबल बॉन्ड्स जो है, इन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट तक में या बैलेंस स्टेट में मॉलिक्यूल को रखा जा सके। तो इस प्रकार से जो ट्रिपलेट ट्रांसफर है, यह ट्रांसफर फोटो प्रोटेक्शन का कार्य करता है, जबकि सिंगलेट ट्रांसफर, यह ट्रांसफर मेन फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। थर्ड प्रकार की जो पिगमेंट्स प्लांट में पाए जाते हैं वो है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, फाइकोस मतलब एल्गी, फाइकोस मीन्स एल्गी और बिलिन्स मीन्स बाइल। फाइकोबिलिन्स ऐसे बिलिन्स हैं जो कि एल्गी में पाए जाते हैं, ये हायर प्लांट्स में नहीं मिलेंगे। फाइकोबिलिन्स की विशेषता है कि यह हमेशा किसी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से बाइंड होकर के कण या ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें फाइकोबिलिसोम कहा जाता है। फाइकोबिलिसोम कहा जाता है। तो यह हमेशा किसी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से बाइंड होंगे। इनमें एक पार्ट क्रोमेटोफोर का होगा जो कि इनको वर्णक या कलर प्रदान करेगा, और ये हमेशा फाइकोबिलिसोम का फॉर्मेशन करेंगे। कलर इनके कई प्रकार के होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, कई प्रकार के फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इनमें रेड कलर के फाइकोबिलिन्स जो कि कहलाते हैं फाइकोइरिथ्रिन। ये रोडोफाइटा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। रेड एल्गी कहलाती है। रोडोफाइटा के मेंबर में फाइकोइरिथ्रिन मेन पिगमेंट्स होते हैं, और इन्हीं के कारण एल्गी का कलर रेड एल्गी होता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स में कुल 3 प्रकार के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट्स हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन मेन हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, जो कि मेन एब्जॉर्बेंस ब्लू और रेड रीजन में रखते हैं। नेक्स्ट पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स हैं, जो कि 2 प्रकार के हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स। ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं और प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी से होने वाले डैमेज से बचाने का भी काम करते हैं। थर्ड प्रकार के पिगमेंट्स हैं फाइकोबिलिन्स, जो कि हमें मेनली एल्गी में देखने को मिलते हैं। हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये प्लांट में कहाँ मिलते हैं? सारे पिगमेंट्स प्लांट्स में सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस, विशेष ऑर्गेनेलिस में पाए जाते हैं, और इन विशेष ऑर्गेनेलिस को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसलिए क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार का है, और उसमें पिगमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहता है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न कर सके। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जिनमें पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली सेमी ऑटोनॉमस है मींस पार्शियली ये सेल के मेन जेनेटिक मटेरियल या केंद्रक पर निर्भर है। इससे होने वाले जो आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है उस पर निर्भर करते हैं, और पार्शियली ये अपना खुद का भी आरएनए बना सकते हैं। इनमें अपना खुद का डीएनए है। इनका रेप्लिकेशन हमेशा सेल के डिवीजन से अलग होता है। सेल डिवीजन के साथ साथ यह ऑर्गेनेलिस डिवाइड नहीं होते। ये क्लोरोप्लास्ट खुद ही डिवाइड होकर के अपने आप ही 2 डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यदि सेल डिवीजन के समय किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियस या सेल जो है वह अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट नहीं बना सकती। इसके लिए मदर क्लोरोप्लास्ट का होना एसेंशियल है। तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस हैं। इनमें
तीन प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड कहलाती है इनर मेम्ब्रेन, और थर्ड प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। अब क्लोरोप्लास्ट का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मली हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट इससे ओवल शेप के होते हैं। हायर प्लांट्स में ओवल शेप के होते हैं। एल्गी में इनमें कई डिफरेंट टाइप की शेप्स हमें मिल सकती है। एल्गी में ये स्टार शेप हो सकते हैं, गर्डल शेप हो सकते हैं, या रेटिकुलेट, डिस्कॉइड, स्पाइरल, ऐसे डिफरेंट टाइप की शेप्स एल्गी में मिल सकती हैं। लेकिन हायर प्लांट्स में अधिकतर ये ओवल शेप के होते हैं। अब ओवल शेप जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन है। फर्स्ट मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन कहला रही है, ये बाहर की इसकी लिमिट को बना रही है। बाहर की तरफ ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होगी मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पाई जा रही है आउटर मेम्ब्रेन, ये एक सेमी पोरस मेम्ब्रेन होती है। सेमी पोरस मेम्ब्रेन है मींस इस मेम्ब्रेन के थ्रू छोटे पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, लेकिन बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो इनर मेम्ब्रेन है, यह आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ को पाई जाती है, और इनर मेम्ब्रेन यह मेन रेगुलेटरी मेम्ब्रेन होती है। रेगुलेटरी मेम्ब्रेन है अर्थात क्लोरोप्लास्ट के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स का जो भी एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज को इनर मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स के, कैरोटिनॉइड्स के और लिपिड्स के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन्स हो गए। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में इसमें इंटरस्पेस पाई जाती है, और यह जो इंटरस्पेस पाई जाती है ये लगभग 10 से 20 नैनोमीटर की स्पेस होती है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। कभी कभी यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन का रीजन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर हमें कुछ ट्यूबुलर या वेसिकुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पेरिफेरल रेटिकुलम कहते हैं। पेरिफेरल रेटिकुलम बेसिकली इनर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, जो कि वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, और इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस रीजन में एक एक्वस प्रोटीनेशियस एल्कलाइन फ्लूइड भरा रहता है। इस पूरे रीजन में एक्वस एल्कलाइन फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, और यह जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, यह फ्लूइड कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा स्ट्रोमा वाला जो रीजन होता है, इस रीजन में हमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स, जो यह थर्ड टाइप की मेम्ब्रेन्स है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। स्ट्रोमा के रीजन में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अलावा हमें कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को हम ctDNA लिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। ये हाईली कॉइल्ड डीएनए है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। डीएनए के अलावा स्ट्रोमा में हमें मिलेंगे प्लास्टोग्लोबुलाई। प्लास्टोग्लोबुलाई क्या होते हैं? ये लिपिड और प्रोटीन्स के बने हुए
बबल्स हैं। ये लिपिड और प्रोटीन के बने हुए बबल्स होते हैं और इनके चारों ओर लिपिड की मोनोलेयर पाई जाती है। प्लास्टोग्लोबुलाई लिपिड और प्रोटीन के बने हुए बबल्स हैं जिनकी चारों ओर लिपिड की बनी हुई मोनोलेयर होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड मिलते हैं। नॉर्मली ये सिंगली अटैच्ड रहते हैं, लेकिन यदि सेल स्ट्रेस कंडीशन में है, स्पेशली यदि सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं, तो प्लास्टोग्लोबुल्स की चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली या प्लास्टोग्लोबुल का जो लास्ट ग्लोबुलाई होगा वो लास्ट ग्लोबुलाई हमेशा किसी न किसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड मिलेगा। इसके अलावा जब लीव्स में सीनेसेंस की स्टेज आती है या सेल ओल्ड हो जाती है तब भी प्लास्टोग्लोबुलाई का नंबर सेल में बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से साइज में छोटे होंगे और प्रेजेंट होंगे स्टार्च ग्रैन्यूल्स। स्टार्च ग्रैन्यूल्स की भी यदि हम बात देखें तो ये स्टार्च के जो कण होते हैं, स्ट्रोमा में जो स्टार्च के कण बनते हैं, ये कण लाइट में हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जबकि डार्क में ये धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं। जैसा आपको बताया, स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स में से सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है रूबिस्को। इम्पोर्टेंट एंजाइम होगा जो कि स्ट्रोमा में पाया जाएगा। तो यहाँ जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है यह फ्लूइड स्ट्रोमा है, जिसमें कि हमें डीएनए, प्लास्टोग्लोबुलाई, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल और एंजाइम देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिन्हें हम डिटेल में हम बात करते हैं थाइलेकॉइड्स की। थाइलेकॉइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यह मेम्ब्रेन्स यहाँ स्ट्रोमा वाले रीजन में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा वाले रीजन में यह मेम्ब्रेन्स कुछ स्थानों पर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होकर के ये स्टैक जैसा रीजन बना लेती हैं, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। इस प्रकार से स्टैक नुमा यहाँ पर इसे रीजन्स बना लेंगी। ये जो स्टैक्स बनाती हैं थाइलेकॉइड, इस स्टैक नुमा जो रीजन बनता है ये रीजन कहलाते हैं ग्रैनम। इस रीजन को हम कहेंगे ग्रैनम, सिंगुलर में ग्रैनम, और यदि प्लूरल हम बोलेंगे तो ये ग्रैना कहलाएगा। तो थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है स्टैक बना करके ग्रैनम का फॉर्मेशन करती हैं कुछ थाइलेकॉइड्स, जबकि अन्य थाइलेकॉइड्स ऐसी होती हैं जो कि फ्रीली है, ग्रैनम का फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं। इन थाइलेकॉइड्स को हम स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स कहते हैं। स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स हैं और कुछ थाइलेकॉइड्स हैं जो कि ग्रैना का फॉर्मेशन कर रही है, इसे हम ग्रैनम थाइलेकॉइड्स कहेंगे। इनिशियली यह माना जाता था कि यह जो ग्रैनम का फॉर्मेशन हो रहा है यह इन्हीं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स के द्वारा हो रहा है। स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स बाइफर्केट होकर के एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के ये ग्रैनम का फॉर्मेशन कर रही हैं। जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स बना रही है वो रीजन्स ग्रैनम कहला रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा होने वाली स्टडीज में यह पाया गया कि ये जो ग्रैनम वाले रीजन्स होते हैं ये ग्रैनम के रीजन्स लाइट और डार्क अल्टरनेटली अरेंज्ड रीजन्स हैं। लाइट और डार्क अल्टरनेटली अरेंज्ड रीजन्स हैं और डिटेल स्टडी जब इनकी करी गई तो यह पाया गया कि यह जो रीजन्स होते हैं, यहाँ ग्रैनम के जो रीजन्स हैं यहाँ पर विभिन्न थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। ग्रैनम की मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये लगभग एक पैनकेक के फॉर्म में है, पैनकेक के फॉर्म में है और ये बिल्कुल गोल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल केक के फॉर्म में गोल मेम्ब्रेन है। एक के ऊपर एक, जैसे हमने कई केक्स रख दिए इस प्रकार से ऐसे रखे हुए यहाँ पर इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं। पैनकेक टाइप के रीजन्स ये ग्रैनम की थाइलेकॉइड्स के द्वारा से रीजन्स बनाए जा रहे हैं। और इन थाइलेकॉइड्स में जो ग्रैनम में इन केक्स की संख्या या इन स्टैक होने वाली लैमेली की संख्या कुल मिलाकर के उसे लेकर के 100 तक हो सकती है। अधिकतर इनकी संख्या 10 से लेकर 20 तक होती है। 2 से लेकर 100 तक हो सकती है, लेकिन अधिकतर हमें 10 to 20
थैलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के ऐसे ग्रेना टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हुए देखने को मिलती है। अब यह जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स होती हैं, यह स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स यहाँ स्ट्रोमा में फ्रीली पाई जाती हैं और यह स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स यहाँ इस ग्रेनम के चारों ओर हेलिकली कॉइल्ड होती हैं। यहाँ ग्रेनम का जो रीजन है, इस रीजन पर कॉइल होंगी, हेलिकली कॉइल्ड है, मीन्स कॉइलिंग हो रही है लेकिन वो हर कॉइलिंग में ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर रही हैं। तो यह जो कॉइलिंग का एंगल बनता है, यह एंगल 20 डिग्री का एंगल होता है। तो 20 डिग्री के एंगल से ये हेलिकली कॉइल होती हैं और कॉइल होकर के अल्टीमेटली यह जो ग्रेनम की मेम्ब्रेन है उससे अटैच हो जाती है। यह जो कॉइलिंग होती है, यह कॉइलिंग राइट हैंडेड कॉइलिंग है। राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है तो देखा जाए ग्रेना के ऊपर स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स हेलिकली कॉइल होती हैं, 20 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये कॉइलिंग में और यह जो कॉइलिंग है ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है। यहाँ पर जो स्ट्रोमा मेम्ब्रेन्स के द्वारा कॉइलिंग की जाती है, यह कॉइलिंग डायरेक्ट भी हो सकती है या यहाँ कॉइलिंग के स्थान पर हमें बाइफर्केशन भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रोमा लैमेलिका यहाँ पर हमें बाइफर्केशन भी देखने को मिल जाएगा। ग्रेनम पे कॉइलिंग कर रही है, वो तो राइट हैंडेड कॉइलिंग कर रही है और जो बाइफर्केशन हुआ सेकेंड जो इसकी ब्रांच होगी, यह ब्रांच लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करती है। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग होगी और अगेन यहाँ जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होगी, यहाँ भी एंगल जो बनेगा वो 20 डिग्री का एंगल होगा और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग में मैक्सिमम 4 स्ट्रोमा लैमेली हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी लैमेलीज होती हैं ये अपने आप में इस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं और यहाँ पर हमें हर एक ग्रेनम पे तो राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी और यहाँ बाकी में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग मिलेगी। इस प्रकार से ये लैमेलीज का अरेंजमेंट रहता है। अब इस अरेंजमेंट में क्या है, क्योंकि ये सारी लैमेलीज इंटरकनेक्टेड है, इन लैमेलीज में जो पिगमेंट्स हमने डिस्कस करे थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स इन लैमेलीज में पाए जाते हैं। लैमेलीज में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। कोई भी पिगमेंट हमें या स्ट्रोमा के रीजन में नहीं देखने को मिलेगा। जो भी पिगमेंट्स होते हैं ये हमेशा लैमेली में ही, थैलेकॉइड लैमेली में ही देखने को मिलते हैं। अब ये पिगमेंट्स अरेंज होकर के दो प्रकार के सिस्टम्स बनाते हैं, जिन सिस्टम्स को हम फोटो सिस्टम 1 या PS फर्स्ट कहते हैं और PS 2 कहते हैं। इन्हें डिटेल में हम आगे फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे। तो पिगमेंट्स के ग्रुप्स मिलकर के दो फोटो सिस्टम्स बनाते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 2 होता है, ये फोटो सिस्टम 2 में प्रोटीन्स और जो मॉलिक्यूल्स बाकी हैं ये सारे थोड़े छोटे साइज के होते हैं और यह फ्लैट अरेंज्ड होते हैं। इस कारण से जो फोटो सिस्टम सेकेंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हमें यहाँ पर जो ग्रेना है, ग्रेना की जो थैलेकॉइड्स हैं इनके अपर और लोअर रीजन्स में ये मिलते हैं। केक की तरह रीजन है, फ्लैट रीजन है, तो इस रीजन के अपर और लोअर दोनों साइड में हमें फोटोसिस्टम 2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये जो रीजन्स हैं, क्योंकि ये लैमेली एक दूसरे के ऊपर बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, तो ये जो रीजन्स हैं, जो अपर और लोअर रीजन्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज रीजन्स हैं, ये अप्रेस्ड रीजन्स कहलाएंगे। तो फोटोसिस्टम सेकंड होता है, ये हमेशा लैमेली के अप्रेस्ड रीजन में ही हमें देखने को मिलता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है, इसमें पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये यदि लैमेली में कहीं भी अरेंज है तो ये प्रोट्रूड करते हैं और वहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रोमा में लैमेली एक्सटेंड करती है। तो इस कारण से क्या है, क्योंकि ये लार्जर साइज के हैं, लैमेली को स्पेस चाहिए इनको अरेंज करने के लिए, ये यहाँ पे अप्रेस्ड रीजन में जो कि कॉम्पैक्ट रीजन से इनमें नहीं आ सकते। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं यहाँ जो स्ट्रोमा में पाए जाने वाली थैलेकॉइड्स है इनमें मिलते हैं। स्ट्रोमा में पाए जाने वाली थैलेकॉइड्स थोड़ी एक दूसरे से दूर भी होती हैं और क्योंकि ये फ्रीली अरेंज हैं तो इसलिए इनके फोटोसिस्टम फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो सकते हैं।
दूसरा, फोटोसिस्टम फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स यहाँ ग्रैनम के एजेस पर अरेंज होंगे। यहाँ ग्रैनम की जो एजेस वाला रीजन है, साइड का जो रीजन है, किनारे के रीजन, इन एजेस वाले रीजन अप्रेस्ड नहीं है, किसी भी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं है, इनमें स्पेस है, ये स्ट्रोमा के कॉन्टैक्ट में है। तो इस वाले रीजन में भी हमें फोटोसिस्टम फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो फोटोसिस्टम सेकेंड के मॉलिक्यूल्स कहाँ मिलेंगे? ये हमें ग्रैना के एप्रेस्ड रीजन में मिलेंगे, जबकि फोटोसिस्टम 1 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमें स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स में मिलेंगे, और इसके अलावा ये ग्रैनम के नॉन एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से जो भी पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स का यहाँ थाइलेकॉइड्स में अरेंजमेंट भी बहुत स्पेसिफिक होता है, और यह जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायक रहता है। स्ट्रोमा वाले रीजन में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। थाइलेकॉइड्स का जो अरेंजमेंट है, यह ग्रैना के फॉर्म में जो थाइलेकॉइड्स हमें मिल रही हैं, ये यदि प्लांट्स शेड में उगते हैं तो ये ग्रैना लार्ज साइज की होती है, इनका नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यदि प्लांट्स भी शेडेड एरिया में ग्रोथ कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रैनम का नंबर और साइज दोनों ही अधिक हो जाते हैं। लेकिन यदि प्लांट्स लाइट में ग्रोथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रैना का साइज और नंबर दोनों ही कम हो जाता है। लाइट की प्रेजेंस में ग्रैना का इस प्रकार का जो रेस्पॉन्स होता है वो फोटोसिंथेसिस को एनहेंस करने के लिए या लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए होता है। इसके अलावा जो कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, इनका भी सेल में जो अरेंजमेंट है वो लाइट के रेस्पॉन्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। यदि ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी आती है तो अधिकतर क्लोरोप्लास्ट सेल की पेरिफेरी पे पाए जाते हैं और पेरिफेरी के पैरेलल अरेंज्ड होंगे। लेकिन यदि हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण ये उस लाइट इंटेंसिटी से प्रोटेक्टेड रह सके। साथ ही लाइट प्रेजेंस है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोप्लास्ट सारे पेरिफेरी पे अरेंज हैं। लेकिन यदि डार्क हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोप्लास्ट इवनली साइटोप्लाज्म में अंदर और बाहर सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लाइट एनर्जी को ट्रैक करने के लिए न सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, उसके में जो लैमेलिस पाई जा रही हैं उनका भी अरेंजमेंट चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने फोटोसिंथेसिस के में जो भी पिगमेंट्स काम में आ रहे हैं उनको देखा। इसके अलावा हमने इन पिगमेंट्स का क्लोरोप्लास्ट में अरेंजमेंट और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। थैंक यू।